अमेरिका की संघीय व्यवस्था। और अमेरिका की संघीय व्यवस्था में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो संघीय व्यवस्था होती है या जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद में कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि कोई और व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई गई, केवल संघीय व्यवस्था ही क्यों अपनाई गई। और उसके बाद में पढ़ेंगे कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था के कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संघीय व्यवस्था का या जो संघात्मक व्यवस्था या संघात्मक शासन होता है उसका क्या अर्थ होता है। तो देखो सबसे पहले तो ये बात जानो कि जो संघात्मक और संघराज्य, इन चारों का मतलब एक ही होता है। अगर कहीं आपको संघराज्य नाम दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है कि संघीय या संघात्मक व्यवस्था है। तो इन चारों का मतलब एक ही होता है। इसके अलावा जो संघीय व्यवस्था होती है या संघात्मक व्यवस्था होती है उसमें केंद्र को बोला जाता है संघ, केंद्र को बोलते हैं संघ। यानी कि अगर कहीं पर केंद्र सरकार नाम आए तो इसका मतलब है संघ सरकार। और राज्यों को बोलते हैं, जो राज्य होते हैं उसको बोलते हैं इकाई या इकाइयां। तो अगर जहां भी संघीय व्यवस्था में संघ नाम आए इसका मतलब होता है केंद्र, और जहां इकाइयां नाम आए उसका मतलब होता है राज्य। तो अब समझते हैं कि संघात्मक व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। संघीय या संघात्मक व्यवस्था का अर्थ, संघीय व्यवस्था का अर्थ देखो अमेरिका के संविधान में कहीं भी संघीय नाम नहीं लिखा गया है। अमेरिका के संविधान में कहीं भी संघीय नाम नहीं लिखा गया है, बल्कि संघीय व्यवस्था के तत्व पाए जाते हैं। संघ का मतलब होता है संधि या समझौता। इसका मतलब हुआ कि विभिन्न राज्य जब आपस में समझौता करके या संधि करके एक राज्य का निर्माण करते हैं तो उसको बोला जाता है संघीय व्यवस्था या संघ राज्य। जब विभिन्न राज्य संधि या समझौता करके एक राज्य का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं संघ या संघीय व्यवस्था। ये तो है इसका एक सामान्य अर्थ। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें या संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था करना जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाए। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन यानी कि संघात्मक व्यवस्था की विशेषता होती है कि इसमें शक्तियों का विभाजन होता है। किस में होता है? केंद्र और राज्यों में होता है। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है और इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि कोई भी या तो अकेले केंद्र या अकेले राज्य इन शक्ति विभाजन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर शक्ति विभाजन में परिवर्तन करना है तो केंद्र और राज्य दोनों की सहमति आवश्यक होती है। तो इस प्रकार संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है और यह शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। यह शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? संविधान द्वारा किया जाता है। यानी कि संविधान में ही लिख दिया जाता है कि केंद्र सरकार की शक्तियां क्या होंगी और राज्य सरकारों की शक्तियां क्या होंगी। तो ये हो गया संघीय व्यवस्था का अर्थ। देखो सामान्य अर्थ तो होता है संघ का मतलब होता है संधि या समझौता, यानी कि विभिन्न राज्य समझौता करके एक राज्य का निर्माण करें तो उसको बोलते हैं संघ। और अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संघीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। यानी कि केंद्र की शक्तियां अलग होती हैं और राज्यों की शक्तियां अलग होती हैं। तो ये हो गया संघीय व्यवस्था का अर्थ। अब देखते हैं कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो विश्व में सबसे पहले संघीय व्यवस्था या संघात्मक शासन की स्थापना अमेरिका में ही की गई थी। तो अमेरिका संघीय व्यवस्था का जन्मदाता है। सबसे पहले अमेरिका में ही संघीय व्यवस्था का जन्म हुआ था। अब देखते हैं कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया गया, यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब अमेरिका के संविधान का निर्माण हो रहा था,
अमेरिका के संविधान का निर्माण हो रहा था फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा। फिलाडेल्फिया सम्मेलन, जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन था उसके द्वारा अमेरिका के संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय अमेरिका में 13 उपनिवेश थे। क्या थे? 13 उपनिवेश थे और ये उपनिवेश उस समय ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए थे। इन उपनिवेशों पर पहले ब्रिटेन का अधिकार था, लेकिन जब ये 13 उपनिवेश स्वतंत्र हो गए तो इन्होंने एक संविधान बनाने की सोची और वह संविधान फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा बनाया जा रहा था। तो उस समय जो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे इनको इस बात का डर था कि ब्रिटेन फिर से हमें अपना गुलाम बना सकता है, हम पर अधिकार स्थापित कर सकता है। तो ये 13 उपनिवेश ये चाह रहे थे कि हम इस प्रकार इकट्ठे हों कि हमारी सुरक्षा भी रहे, हम ब्रिटेन से मुकाबला भी कर सकें और जो हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है, जो हमारी राजनीतिक स्वायत्तता है वह भी बनी रहे, राजनीतिक स्वायत्तता भी बनी रहे। तो जो 13 उपनिवेश थे ये चाह रहे थे कि हम इस प्रकार इकट्ठे हों कि हम किसी दूसरे देश का मुकाबला भी कर सकें और हम अपनी राजनीतिक स्वायत्तता को भी बनाए रखें। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिसमें प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग शक्तियां हो, प्रत्येक राज्य अपना अलग अलग शासन करे, लेकिन वे एक संघ के अंदर एकत्रित हो जाएं, एक संघ के अंदर इकट्ठे हो जाएं। तो इसलिए संघ व्यवस्था की स्थापना की गई थी। कि संघ व्यवस्था में क्या होता है कि प्रत्येक राज्य अपना अपना शासन करता है, क्योंकि इसमें शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। केंद्र सरकार की शक्तियां अलग होती हैं और राज्य सरकारों की शक्तियां अलग होती हैं। तो इसलिए संघ व्यवस्था को अपनाया गया। जब अमेरिका में संघ व्यवस्था को अपनाया गया या जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा संविधान का निर्माण किया गया तो उसमें 13 राज्य थे। कितने राज्य थे? 13 राज्य थे और वर्तमान में 50 राज्य हैं। यानी कि वर्तमान में जो अमेरिका का संघ है वह 50 राज्यों का संघ है। तो यह हो गया कि अमेरिका में संघ व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखते हैं संघ व्यवस्था के तत्व, यानी कि अमेरिका की संघ व्यवस्था में संघ व्यवस्था के कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहला तत्व है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। प्रभुत्व शक्ति का मतलब होता है सरकार की शक्ति, यानी कि प्रत्येक संघ व्यवस्था में प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग किया जाता है। केंद्र सरकार अपनी अलग शक्तियों का प्रयोग करती है और राज्य सरकार अपनी अलग शक्तियों का प्रयोग करती है। देखो, सामान्यतः यह माना जाता है कि जो संप्रभुता होती है उसका विभाजन नहीं हो सकता है। संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता है और संघ व्यवस्था में भी संप्रभुता का विभाजन नहीं होता है। बस फर्क यह होता है कि जो संप्रभुता होती है उसका प्रयोग संघ व्यवस्था में केंद्र व राज्य दोनों मिलकर करते हैं। संघ व्यवस्था में संप्रभुता का प्रयोग केंद्र व राज्य दोनों मिलकर के करते हैं, यानी कि केंद्र सरकार अपने क्षेत्र में संप्रभु होती है और राज्य सरकार अपने क्षेत्र में संप्रभु होती है। तो अमेरिका में भी यही व्यवस्था पाई जाती है कि जो संप्रभुता का प्रयोग है वह केंद्र और राज्य मिलकर के करते हैं, यानी कि जो केंद्र है वह संप्रभुता का अलग प्रयोग करता है और राज्य संप्रभुता का अलग प्रयोग करता है। लेकिन इनकी जो दोनों की कुल मिलाकर की जो संप्रभुता है वह अविभाजित होती है, उसका विभाजन नहीं हो सकता है। तो संघ व्यवस्था का पहला तत्व हो गया प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। अब दूसरा तत्व है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। प्रत्येक संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। शक्तियों के विभाजन का मतलब है कि जो संघ सरकार होती है या जो केंद्र सरकार होती है उसकी शक्तियां अलग होती हैं और राज्य होते हैं उनकी शक्तियां अलग होती हैं, यानी कि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है और यह शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा ही निर्धारित कर दिया जाता है। इस शक्ति विभाजन का उल्लेख संविधान में होता है और जो शक्तियों का विभाजन होता है वह करने के लिए एक सिद्धांत अपनाया जाता है जिसको बोलते हैं गणना व अवशेष का सिद्धांत। गणना व अवशेष का सिद्धांत। शक्ति विभाजन गणना व अवशेष के सिद्धांत द्वारा
किया जाता है। इसका मतलब है कि जो एक पक्ष होता है, यानी कि जो केंद्र और राज्य होते हैं, उनमें से एक की शक्तियों की गणना कर दी जाती है और जो अवशेष शक्तियां होती हैं या जो बची हुई शक्तियां होती हैं वे दूसरे पक्ष को दे दी जाती हैं। जैसे अमेरिका में भी गणना व अवशेष का सिद्धांत अपनाया गया है, तो जो राज्य होते हैं, जो केंद्र होता है, उसकी शक्तियों की गणना की गई है। अमेरिका का जो शक्ति विभाजन है उसके अंतर्गत गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका मतलब है कि जो केंद्र सरकार है या जो संघ सरकार है उसकी शक्तियों की गणना कर दी गई है और जो अवशेष सभी शक्तियां हैं वे राज्यों को प्रदान कर दी गई हैं। केंद्र सरकार की शक्तियों की गणना कर दी गई है और जो अवशेष शक्तियां हैं वे राज्यों को प्रदान की गई हैं। तो इस प्रकार अमेरिका में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। अब तीसरा तत्व है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। देखो, जो एक संघीय शासन होता है वह समझौते द्वारा स्थापित किया जाता है। संघीय शासन समझौते द्वारा स्थापित किया जाता है और यह समझौता संविधान में लिखा जाता है। जो समझौता होता है वह संविधान में लिखा जाता है और सरकार का कोई भी अंग, यानी कि जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका होती है, उनमें से कोई भी इस समझौते का, यानी कि इस संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है। जो ये समझौता होता है या जो संविधान होता है वह सभी अंगों को मानना पड़ता है। कोई भी अंग समझौते या संविधान से ऊपर नहीं होता है। अमेरिका की जो कांग्रेस है या जो राष्ट्रपति है या जो न्यायपालिका है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, या फिर जो केंद्र सरकार है या फिर जो राज्य सरकारें हैं, इनमें से कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है। सभी संविधान के अधीन है। इनमें से कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है और जो संविधान है वह अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। अमेरिका का सर्वोच्च कानून कौन है? संविधान है। सरकार का कोई भी अंग संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो ये हो गया तीसरा तत्व है संविधान की सर्वोच्चता। जो संघीय व्यवस्था का चौथा तत्व है वो यह होता है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता पाई जाती है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। देखो, प्रत्येक संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की सर्वोच्चता पाई जाती है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है संविधान की व्याख्या व रक्षा करना। संविधान की रक्षा व व्याख्या करना। न्यायपालिका का सर्वप्रथम जो सर्वप्रमुख कार्य होता है वह होता है संविधान की रक्षा व व्याख्या करना। इसका मतलब यह हुआ कि जो संविधान का संरक्षक है वो कौन है? न्यायपालिका है। यदि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई ऐसे कार्य करता है या कोई ऐसे आदेश देता है, या फिर जो अमेरिका की कांग्रेस है वह कोई ऐसे कानून का निर्माण करती है जो संविधान के प्रतिकूल है या जो संविधान के अनुकूल नहीं है या जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कार्यों, आदेशों या कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी कि जो न्यायपालिका होती है वह संविधान की संरक्षक होती है। राष्ट्रपति, कांग्रेस या कोई भी राज्य सरकार यदि ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को या उस आदेश को असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। यानी कि ऐसा कानून मान्य नहीं होता है। और जो न्यायपालिका की जो यह शक्ति होती है उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा क्या होती है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा या कांग्रेस द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को रद्द कर सकता है जो संविधान के प्रतिकूल होते हैं या संविधान के अनुसार नहीं होते हैं।
और न्यायपालिका की शक्ति को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो जो न्यायपालिका है अमेरिका की सर्वोच्च न्यायपालिका है उसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। तो ये हो गया संघीय व्यवस्था का चौथा तत्व है। संघीय व्यवस्था का पांचवा तत्व है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता इसका मतलब है कि प्रत्येक संघीय व्यवस्था में दो प्रकार की नागरिकताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास दो प्रकार की नागरिकता होती है। एक नागरिकता तो उस देश की होती है जिस देश में वह निवास कर रहा है, और दूसरी नागरिकता उस राज्य की होती है जिस राज्य का वह निवासी है। अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता पाई जाती है, यानी कि अमेरिका के प्रत्येक नागरिक के पास दो प्रकार की नागरिकताएं हैं। एक तो अमेरिका की नागरिकता और दूसरी उस राज्य की नागरिकता जिस राज्य में वह निवास करता है। जैसे अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क में निवास करता है तो उसके पास दो प्रकार की नागरिकताएं होंगी। एक तो होगी अमेरिका की नागरिकता और दूसरी होगी न्यूयॉर्क की नागरिकता, यानी कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। तो ये हो गया संघीय व्यवस्था का पांचवा तत्व है दोहरी नागरिकता। अब जो छठा तत्व है वो यह है कि छठा तत्व है कि संघीय व्यवस्थापिका के दूसरे सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व, यानी कि जो संघीय व्यवस्था होती है उसका एक लक्षण यह होता है कि संघीय व्यवस्थापिका के दूसरे सदन में सभी इकाइयों को, यानी कि इकाइयों का मतलब है राज्य, तो सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। अमेरिका की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसका नाम है कांग्रेस। अमेरिका की संघीय व्यवस्थापिका का नाम है कांग्रेस, और इसके जो दो सदन होते हैं, प्रथम सदन होता है प्रतिनिधि सभा और जो दूसरा सदन होता है वो होता है सीनेट। तो जो सीनेट होती है उसमें सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, यानी कि प्रत्येक राज्य से या प्रत्येक इकाई से दो प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो इस प्रकार जो अमेरिका की संघीय व्यवस्थापिका है यानी कि जो कांग्रेस है उसके दूसरे सदन यानी कि सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। सभी इकाइयों से केवल दो ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो ये हो गया छठा तत्व। अब सातवां तत्व है राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघन में। सातवां है राज्यों की प्रादेशिक अखंडता का उल्लंघन नहीं हो सकता है। अखंडता का उल्लंघन नहीं, यानी कि जो अमेरिका है उसमें जो कांग्रेस है या जो केंद्र सरकार है वह राज्यों का विभाजन नहीं कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम में भी परिवर्तन नहीं कर सकती है, उसका क्षेत्र भी नहीं बदल सकती है, और न ही दो राज्यों को एक साथ मिलाकर के एक राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार अमेरिका अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। इसका मतलब हुआ कि जो अमेरिकी संघ है उसका भी विभाजन नहीं हो सकता है, और जो राज्य हैं उनका भी विभाजन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार अमेरिका में राज्यों की प्रादेशिक अखंडता सुरक्षित रखी जाती है। ये हो गई अमेरिका की संघीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था के तत्व।